तारीख 29 मई 1991, जगह तमिलनाडु का श्री पेरुम्बुदूर, समय रात करीब 10 बजे। एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 252 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया राजनीति में आने से इनकार कर चुकी थी। अब बड़ा सवाल था कि कांग्रेस प्रधानमंत्री किसे चुनेगी। 17 जून 1991 के टाइम्स ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र के सीएम और तब कांग्रेसी नेता शरद पवार के हवाले से खबर छपी थी कि महाराष्ट्र के सांसद तय करेंगे दिल्ली में देश का नेतृत्व कौन करेगा। 18 जून को फिर शरद पवार को पीएम प्रोजेक्ट करने वाली खबर छपी। महाराष्ट्र से दिल्ली तक चर्चा थी कि शरद पवार पीएम पद के लिए सूटेबल बॉय हैं। कांग्रेस सांसदों की वोटिंग कराई गई। सोनिया गांधी के समर्थन वाले पीवी नरसिम्हा राव को शरद पवार से 35 वोट ज्यादा मिले। इस तरह शरद पवार देश के पीएम बनते बनते रह गए। हालांकि उन्हें इस सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया। शरद पवार अपनी किताब अपनी शर्तों पर में पूर्व राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर के हवाले से लिखते हैं कि सोनिया नहीं चाहती थी कि कोई स्वतंत्र दिमाग वाला कांग्रेसी नेता देश का प्रधानमंत्री बने। पॉलिटिकल एक्सपर्ट विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लाइन में लिखते हैं कि सोनिया गांधी को लगता था कि राव अपनी जगह जानते हैं। सरकार और संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान उन्होंने कभी गांधी परिवार के खिलाफ बगावती तेवर नहीं दिखाए। शरद पवार इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते थे। देश के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज की इस वीडियो में महाराष्ट्र के शरद पवार परिवार की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। शरद पवार 11 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता गोविंदराव पवार महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकारी थे। अपने जन्म के 3 दिन बाद से ही शरद राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे थे। दरअसल 12 दिसंबर को शरद पैदा हुए थे और 15 दिसंबर 1940 को उनकी मां शारदा की पुणे लोकल बोर्ड में एक जरूरी मीटिंग थी। वे इतने छोटे थे कि उन्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। ऐसे में मां उन्हें मीटिंग में ले गई। शरद ने अपने बचपन के दिनों से देखा था कि कैसे उनके पिता गोविंदराव ने मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों के बीच अपनी मजबूत पैठ बनाई थी। पुणे के ब्रैंड महाराष्ट्र कॉलेज से बैचलर की पढ़ाई करने के समय से ही शरद पवार राजनीति में एक्टिव हो गए थे। शरद पवार अपनी किताब अपनी शर्तों पर में लिखते हैं कि कॉलेज में उनके बारे में कहा जाता था कि वे एक एवरेज स्टूडेंट लेकिन एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। 1960 में शरद पवार ने कांग्रेस से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1960 में कांग्रेसी नेता केशवराव जेदे का निधन हुआ और बारामती लोकसभा सीट खाली हो गई। उपचुनाव में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी पीडब्ल्यूपी ने शरद के बड़े भाई वसंतराव पवार को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने गुलाबराव जेदे को उम्मीदवार बनाया। उस वक्त वाई बी चौहान महाराष्ट्र के सीएम थे। उन्होंने बारामती सीट को अपनी साख का मुद्दा बना लिया था। शरद अपनी किताब अपनी शर्तों पर में लिखते हैं कि मेरा भाई कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार था। हर कोई सोच रहा था कि मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल स्थिति थी। भाई वसंतराव ने मेरी परेशानी समझ ली। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम कांग्रेस की विचारधारा के लिए समर्पित हो, मेरे खिलाफ प्रचार करने में संकोच मत करो। इसके बाद मैंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार में जान लगा दी और गुलाबराव जेदे की जीत हुई। मैं 27 साल की उम्र में शरद पवार 1967 में बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। पिछले 5 दशक में शरद पवार 14 चुनाव जीत चुके हैं। शुरुआती दिनों से ही शरद एक समझदार पॉलिटिशियन रहे हैं। पवार ने राजनीति में एक्टिव होने के बाद देखा था कि कांग्रेस नेता वसंतराव पाटिल को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में सहकारी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए पवार ने 1980 के दशक के अंत से सहकारी संस्थाओं को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद ही पवार ने दुग्ध संघों, सहकारी चीनी और कपड़ा मिलों, जिला बैंकों और चीनी और अन्य मिलों को ऋण प्रदान करने वाले शीर्ष बैंक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक पर नियंत्रण हासिल करके अपने राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार किया। साल 1978 की बात है। कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस रेड्डी। हरिदेव जोशी, शरद पवार जैसे नेता
कांग्रेस रेड्डी में ही रह गए। मार्च 1978 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए दोनों कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। नई सरकार में कांग्रेस रेड्डी गुट के वसंत दादा पाटिल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस सरकार में शरद पवार पहली बार उद्योग मंत्री बने। सरकार बनने के बाद दोनों ही गुटों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे। सरकार में विवाद बढ़ने से ज्यादातर मंत्रियों के लिए असहज स्थिति होने लगी। अभी सरकार बने 4 महीने ही हुए थे कि 12 जुलाई को शरद पवार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शरद पवार ने कहा कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी के समर्थन से सरकार चलाना सही नहीं लग रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट मिनहाज मर्चेंट ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि मुख्यमंत्री बनने की शरद पवार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने उन्हें इस गठबंधन सरकार को तोड़ने के लिए उकसाया। इसके बाद पवार ने कांग्रेस के 40 विधायकों को तोड़कर जनता पार्टी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीएम की मदद से एक सरकार बनाई। 288 सीटों वाली विधानसभा में शरद के साथ 180 विधायक थे। इस तरह सिर्फ 38 साल की उम्र में शरद पवार मुख्यमंत्री बन गए। उनके सीएम बनने के बाद बिजनेसमैन जेआरडी टाटा ने कहा था, एक दिन ये लड़का प्रधानमंत्री बनेगा। 1978 तक उनसे पहले इतनी कम उम्र में देश का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। शरद पवार के इस फैसले ने एक तरह से इंदिरा गांधी को चुनौती दी। 2 साल बाद 1980 में 353 सीट जीतकर इंदिरा गांधी एक बार फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। पीएम बनते ही इंदिरा ने फरवरी 1980 में आर्टिकल 356 के जरिए महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये सभी वो राज्य थे जहां इंदिरा के विरोधी दलों की सरकार थी। सरकार बर्खास्त करने के पीछे की वजह इन राज्यों में नरसंहार और कमजोर कानून व्यवस्था को बताया गया। इस तरह पहली बार सीएम बनी शरद पवार की सरकार गिर गई। अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में शरद पवार ने बताया है कि 1977 में मोरारजी देसाई देश के पीएम थे। अपने कार्यकाल में वो महाराष्ट्र के दौरे पर आए। एयरपोर्ट पर मैं भी उनके साथ था। हम लोग शराबबंदी के मुद्दे पर बात कर रहे थे। उसी समय मेरे सीने में कुछ दर्द हुआ तो मैंने अपना हाथ सीने पर रख लिया। मोरारजी ने कहा कि तुम शिवाम्बु थेरेपी करो, इससे सही हो जाओगे। शिवाम्बु थेरेपी में लोग अपना ही पेशाब पीते हैं। कुछ दिन बाद जब मोरारजी और पवार मिले तो पवार ने कहा, मैंने आपके बताए मुताबिक शिवाम्बु थेरेपी शुरू कर दी है, अब पहले से आराम है। इतना सुनते ही मोरारजी खुश हो गए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शरद पवार श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे थे। महाराष्ट्र लौटने से पहले उनकी मुलाकात राजीव से हुई। राजीव उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उन्होंने शरद से कांग्रेस ज्वाइन करने का आग्रह किया। शरद ने थोड़ा वक्त मांगा और वापस महाराष्ट्र लौट गए। 2 साल बाद 1986 में शरद पवार कांग्रेस में शामिल हुए और 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 के बीच 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1991 में राजीव की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उनका भी नाम उछला, लेकिन सोनिया गांधी के समर्थन वाले पीवी नरसिम्हा राव ने बाजी मार ली। कांग्रेस नेताओं के कहने पर 1997 में सोनिया गांधी ने कोलकाता अधिवेशन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। सदस्यता लेने के कुछ दिनों बाद ही 14 मार्च 1998 को सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन गई। 15 मई 1999 की बात है। कांग्रेस में दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड पर सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है। बैठक के बीच में ही सफेद गद्दे पर लेटे हुए शरद पवार वहां मौजूदा पीए संगमा को देखकर मुस्कुराते हैं। शरद की ये मुस्कुराहट पार्टी में विद्रोह के लिए हरी झंडी थी। कुछ देर बाद संगमा बैठक में सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हैं। संगमा की बात सुनकर सोनिया हक्के बक्का रह गई। संगमा अभी बैठे ही थे कि पवार बोलने लगे, सोनिया गांधी ने पार्टी में अध्यक्ष के तौर पर अच्छा काम किया है। हालांकि विदेश में पैदा होने की वजह से विपक्षी पार्टी जब ये मुद्दा उठाएंगी तो कांग्रेस इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तारिक अनवर ने भी संगमा और शरद का समर्थन किया। इस विरोध के बाद सोनिया ने एक कांग्रेस कार्य समिति को भावुक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया ने अपने पत्र में लिखा, भले ही मेरा जन्म विदेशी धरती पर हुआ, लेकिन मैंने भारत को अपना देश चुना है। मैं आखिरी सांस तक भारतीय ही रहूंगी। भारत मेरी मातृभूमि है, मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस अपनी किताब सोनिया द बिलवेड ऑफ द मैसेज में लिखते हैं,
पवार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी। उन्हें लगता था कि सोनिया प्रधानमंत्री बनी तो उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोनिया को विदेशी मूल का बताकर उन्हें पीएम बनने से रोकने की कोशिश की। सोनिया के समर्थन में दिग्विजय सिंह, शीला दीक्षित, अशोक गहलोत और गिरिधर गवांग जैसे बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल करने लगे। सोनिया से इस्तीफा वापस लेने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोर पकड़ने लगी। आखिरकार 20 मई 1999 को सीडब्ल्यूसी ने शरद पवार, संगमा और अनवर को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। तीनों नेताओं ने मिलकर 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। साल 2004 की बात है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही शरद पवार चुनाव की तैयारियों में लग गए। शरद अपनी किताब अपनी शर्तों पर जमीनी हकीकत से सत्ता के गलियारों तक में लिखते हैं कि एक रोज चुनावी प्रचार के समय शरद के मुंह में तेज दर्द होने लगा। मैंने अपने पर्सनल डॉक्टर रवि बाप्टे से इसकी शिकायत की। उन्होंने मेरा मुंह खुलवा कर देखा और फिर कुछ सामान्य जांच की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे फौरन मुंबई लौटना होगा। मुंबई में जांच के बाद कंफर्म हो गया कि मुझे मुंह का कैंसर है। इसके बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में मेरी एक गाल की सर्जरी हुई। मेरे जांघ से मांस निकालकर वहां लगाया गया। मेरे सारे दांत निकाल दिए गए। जबड़े को हिलने से रोकने के लिए बड़ा सा कपास का गोला मेरे मुंह में रखा गया। इस दर्दनाक वक्त को याद करते हुए शरद ने लिखा कि ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद एक नौजवान डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा था। मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट चेक करते हुए उसने कहा, अब आप सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे भी ज्यादा समय तक जिंदा रहूंगा। इस ऑपरेशन के बाद शरद पवार का मुंह हल्का टेढ़ा हो गया। शरद बताते हैं कि लंबे समय तक उन्हें अस्पताल और डॉक्टरों के बीच रहना होता था। मेरे चुनाव प्रचार से हटने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। इसके बाद हमने अस्पताल में ही पूरे देश के एनसीपी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई। परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में एनसीपी टिकट से जीतकर 9 लोग सांसद बने। शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री बने। एनसीपी बने करीब 5 साल हो गए थे। भतीजे अजीत पवार पार्टी में शरद पवार के बाद नंबर 2 नेता की हैसियत रखते थे। 2004 विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस से 2 सीटें ज्यादा जीती थी। इसके बावजूद शरद पवार ने सीएम पद कांग्रेस को दे दिया था। अजीत ने कहा कि शरद ने उन्हें सीएम बनने से रोकने के लिए यह फैसला लिया। 2009 में दोबारा ऐसी स्थिति आई जब अजीत पवार डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन शरद ने छगन भुजबल को डिप्टी सीएम बनवा दिया। शरद ने डिप्टी सीएम नहीं बनाने पर पार्टी छोड़ने की धमकी दी। आखिरकार अजीत के आगे शरद को झुकना पड़ा और 2010 में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। तीसरा मौका 2019 में आया जब अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी। 22 नवंबर 2019 को मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच 40 मिनटों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद अखबारों में हेडलाइन छपी कि उद्धव ठाकरे राज्य के नए सीएम बनाए जा सकते हैं। 23 नवंबर की सुबह अचानक खबर आई कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 12 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे दिया है। सुबह सुबह फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है। इस घटना के बाद शरद पवार ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, मैंने कई मौकों पर यह सब देखा है। शरद के इस बयान से साफ था कि पहले भी उन्होंने ऐसी बगावत देखी है और इसे रोकना उनके लिए मुश्किल नहीं है। शरद ने अपनी मराठी आत्मकथा लोक माझे संगति में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि 2019 में जब अजीत पवार बागी हुए तो ज्यादातर पार्टी के विधायक उनके संपर्क में थे। अजीत को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी प्रतिभा पवार ने खुद अपने कंधों पर ले रखी थी। शरद ने बताया कि अजीत और प्रतिभा के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। प्रतिभा कभी राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ी, लेकिन पहली बार उसने मोर्चा संभाला। आखिर में अजीत वापस लौटे और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। ये मेरे लिए काफी था। इस तरह शरद पवार ने 12 विधायकों के साथ बगावत करने वाले अपने भतीजे की बाजी को पलट दिया। इस घटना से साफ हो गया कि एनसीपी मतलब पवार परिवार और पवार परिवार मतलब एनसीपी। 1 मई 1960 से 1 मई 2023 तक सार्वजनिक जीवन में लंबा समय बिताने के बाद अब मुझे थोड़ा ठहरने की जरूरत है। इसलिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का फैसला किया है। 2 मई 2023 को ये बात शरद पवार ने मुंबई के वाईवी चव्हाण सेंटर में कही। शरद पवार के इतना कहते ही
एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, जितेंद्र आभात जैसे सीनियर नेता भावुक हो गए। वाईवी चौहान सेंटर में ही नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अजीत पवार मंच पर आए और उन्होंने कहा कि शरद पवार अपने इस्तीफे के फैसले पर फिर से विचार करेंगे। करीब एक महीने बाद 10 जून को शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। शरद के इस फैसले से अजीत पवार नाराज हो गए। ठीक 2 महीने बाद 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने 8 विधायकों के साथ अपनी एनसीपी पार्टी से बगावत कर दी। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनने वाले अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया। 29 साल पहले बनी एनसीपी पार्टी टूट की कगार पर पहुंच गई। अजीत पवार ने 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन होने का दावा किया। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी 2024 को कहा कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत गुट को दे दिया गया। इसके बाद आयोग ने शरद पवार के गुट के लिए एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया गया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तुतारी है। इस तरह एनसीपी पार्टी टूटकर 2 हिस्सों में बटी और दोनों पार्टी की कमान पवार परिवार के हाथ में ही है। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।